फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। आज की इस वीडियो में हम यहां पर बात करेंगे कॉमर्स के कुछ क्वेश्चंस की और साथ में हम कुछ डाउट भी लेंगे जो कि आपके प्रीवियस क्लास के डाउट हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। आप लोग सब आ जाइए, फिर स्टार्ट करते हैं। ऐसा ना हो किसी का डाउट रह जाए। स्टार्ट करें। देखिए, व्हाट इज SLR रेशियो ऑफ अ बैंक। अब जो SLR रेशियो है इसमें आपको डाउट था, जबकि मैंने आंसर क्या बताया था, इसका होगा सी। देखिए, सी क्यों करेक्ट है। आप सबका कहना था कि इसका CRR होना चाहिए और SLR का ऑप्शन बी होना चाहिए। देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। SLR बी गोल्ड, किसी का ये आंसर था कि क्योंकि मैम बी में ऑप्शन कैश गोल्ड सिक्योरिटीज दे रखा है तो ये तो SLR में होता है। तो देखिए, ये होता है SLR में, लेकिन साथ में आप ये तो पढ़िए, बी ऑप्शन में ये दे रखा है विद द सेंट्रल बैंक। जबकि SLR की क्या कंडीशन है कि सेंट्रल बैंक के पास नहीं होगा। बैंक अपने पास ही रखते हैं लेकिन कैश गोल्ड और सिक्योरिटी के फॉर्म में रखते हैं। बैंक के पास जो रखा जाता है वो होता है हमारा CRR यानी कैश रिजर्व रेशो। बैंक दो तरह के रिजर्व रखते हैं या दो तरह के रेशो होते हैं, जैसे जैसे कि CRR और SLR। CRR जो होता है वो हमारा कैश गोल्ड और सिक्योरिटी के फॉर्म में होता है जो कि सेंट्रल बैंक के पास रखा जाता है, और SLR होता है लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए, और ये भी कैश गोल्ड और सिक्योरिटीज में होता है, लेकिन ये अपनी बैंक में ही रखा जाता है, ये कहीं और या सेंट्रल बैंक के पास नहीं रखा जाता है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी हमने बताया था। ठीक है, तो आई होप अब आपको यहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत सारे बच्चों को था SLR में प्रॉब्लम। देखिए, सेकंड क्वेश्चन में ये था मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। बहुत लोगों ने कहा था कि ये नया है, हमें नहीं पता। ये बिल्कुल सही है कि चलो नया है, आप में से किसी को नहीं पता था, लेकिन हम इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस भी नहीं करेंगे क्योंकि देखिए कुछ चीज़ें एग्जाम में ऐसी होती हैं जो कि आपको उसके बारे में कुछ आइडिया नहीं होता, लेकिन थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। तो इसमें सिर्फ अगर मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स की बात करें तो सिर्फ इसमें आप इतना इन्फॉर्मेशन रखिए कि कंपनीज एक्ट के अंदर ये मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स को डिफाइन किया गया है और ये बताया गया है कि ये जो टैक्स है वो सारी कंपनी पर लगेगा, और इसके साथ साथ फॉरेन कंपनी भी इसके अंदर इंक्लूड है, और ये जो टैक्स लगाया जाएगा वो लेस देन 15.5% एप्लीकेबल होगा। ठीक है, लेकिन इतना भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपके लिए लेकर आई थी कि आपको पता होना चाहिए। बस इतना याद रखिए, ये हर तरह की कंपनी पर लगता है और हमारी फॉरेन कंपनी पर भी। ठीक है, तो बस इतना ही है इसके बारे में। आप इसके बारे में ज़्यादा और पढ़िए मत, क्योंकि आप कंफ्यूज होंगे, क्योंकि अभी आपको इसके बारे में इतनी नॉलेज नहीं है। अब है यहाँ पर, देखिए डाउट इतने ही थे। अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। इफ द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन इज 0.64, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। बताइए आंसर। देखिए, मैं बताती हूँ इसका आंसर। देखिए, यहाँ पे दे रखा है कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ। कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन होता है इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का स्क्वायर। अब यहाँ पर स्क्वायर है, यानी कि इसको क्या हमें क्या करना पड़ेगा, जो अंडर रूट होता है उसमें करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर कितनी वैल्यू दे रखी है, अंडर रूट में रखी है 0.64। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, बताइए। 0.8 आएगा। ठीक है, क्योंकि जब आप इस अंडर रूट को खोलेंगे तो ये 0.8 आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, सिंपल था, ज्यादा लंबी कैलकुलेशंस वाले नहीं आते हैं क्वेश्चंस। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मार्केट मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। बताइए।
क्या होगा? देखिए वारंट्स होगा इसका आंसर, क्योंकि मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म वाली चीजें जाती हैं और वारंट्स मोर देन 1 ईयर है, ठीक है। तो यहाँ पे वारंट्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट, बताइए। मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स, ह्यूमन रिसोर्स, कस्टमर या फिर शेयर होल्डर्स वैल्यू। क्या होगा आंसर? देखिए कस्टमर होगा, क्योंकि कस्टमर हमारा एक्सटर्नल का पार्ट होता है जो कि माइक्रो एनवायरनमेंट में आता है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हमारे दो पार्ट में डिवाइड है, एक है माइक्रो, एक है मैक्रो। माइक्रो में आता है कस्टमर, मैक्रो में हमारे अदर चीजें आती हैं जैसे कि डेमोग्राफिक, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, कल्चर। और माइक्रो में आएगा कस्टमर, कॉम्पिटिटर, सप्लायर, सोसाइटी, ठीक है। इंटरनल एनवायरनमेंट की बात करें तो देखिए मिशन एंड ऑब्जेक्टिव उसका खुद का होता है, इसलिए इंटरनली काम करता है। ह्यूमन रिसोर्स उसका खुद का होगा एंड शेयर होल्डर्स वैल्यू। प्लांट एंड पॉलिसीज हो गई, ह्यूमन रिसोर्स हो गया, फाइनेंशियल रिसोर्स, कॉर्पोरेट इमेज, लेबर मैनेजमेंट, रिलेशनशिप्स, ये सारे क्या है इंटरनल एनवायरनमेंट के पार्ट हैं, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वैट इज इम्पोज्ड ऑन, बताइए। अब वैट नहीं लगता लेकिन आपको पता होना चाहिए। क्या होगा? सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। हर स्टेज पे लगता है जो कि हमारे प्रोडक्शन से फाइनल सेल पर जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम रिलेट्स टू मार्केटिंग, रिटेलिंग, इंडस्ट्रियल या फिर सेलिंग। किससे रिलेटेड है? बी राइट आंसर हो जाएगा। जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स होते हैं वो हमारे रिटेलिंग सिस्टम से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, द प्रेजेंस ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट इन द टोटल कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ अ फर्म रिजल्ट्स इनटू फाइनेंशियल लिवरेज, ऑपरेटिंग लिवरेज, सुपर लिवरेज या फिर नन ऑफ द अबव। आंसर करिए। क्या लगता है इसको आंसर आपको? देखिए यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, जो कि है हमारा ऑपरेटिंग लिवरेज। ऑपरेटिंग लिवरेज के अंदर हमारी फिक्स्ड कॉस्ट और हमारी इंक्लूड होती है टोटल कॉस्ट के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है, द कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी वाज गिवन बाय, बताइए। ये 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। डेविड रिकार्डो, एडम स्मिथ, रेमंड वर्नॉन या फिर मिशेल माइकल ई पोर्टर। क्या हो जाएगा? देखिए ये जो थ्योरी है बहुत ही फेमस थ्योरी है। कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज इंडस्ट्रियल इंटरनेशनल बिजनेस की बात करें तो ये दी थी हमारी डेविड रिकार्डो ने। ये थ्योरी मैं आपको करा चुकी हूँ, तो आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, द कंपनीज ग्लोबलाइज देयर ऑपरेशन थ्रू डिफरेंट मीन्स, एक्सपोर्टिंग डायरेक्टली, लाइसेंसिंग, फ्रेंचाइजिंग, जॉइंट वेंचर्स या फिर ऑल ऑफ द अबव। यानी कि कोई भी कंपनी ग्लोबलाइज करती है अपने काम को, यानी कि अपने जो बिजनेस है उसको फैलाती है, तो वो किस किस के थ्रू फैला सकती है? एक्सपोर्ट करके, लाइसेंसिंग और फ्रेंचाइजिंग करके, जॉइंट वेंचर्स करके या फिर ऑल ऑफ द अबव। क्या हो जाएगा राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा देखिए ऑल ऑफ द अबव। एक्सपोर्ट कर सकती है या तो डायरेक्टली, या लाइसेंस ले सकती है किसी भी कंपनी का या फिर किसी अदर कंपनी के
प्रोडक्ट को सेल करने का लाइसेंस ले सकती है, फ्रेंचाइज करवा सकती है, वो जॉइंट वेंचर करवा सकती है, किसी के भी थ्रू वो अपने बिजनेस को बढ़ा सकती है और अपने प्रोडक्ट को अदर कंट्रीज में भी सेल आउट कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है द कंपोनेंट्स ऑफ WTO आर मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, डायरेक्टर जनरल या फिर ऑल ऑफ द अबव। क्या होगा? डी हो जाएगा, क्योंकि ये सारे ही पार्ट हमारे WTO के हैं। ठीक है, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी जो कि डिस्प्यूट को सुलझाने का काम करते हैं, एंड एक डायरेक्टर जनरल भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट है इंडिया इज नॉट एसोसिएटेड विद सार्क, नाफ्टा, ब्रिक्स या फिर नन ऑफ द अबव। क्या होगा? देखिए, नाफ्टा होगा क्योंकि सार्क का सदस्य है इंडिया, एंड ब्रिक्स में ये आई आप देख रहे हैं, ये जो आई है वो हमारी किसकी है? इंडिया के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पे इंडिया हमारा एसोसिएटेड नहीं है नाफ्टा से। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू स्टेटमेंट? अ बैलेंस ऑफ ट्रेड डील्स विद एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ इनविजिबल आइटम्स ओनली, या फिर सेकंड है हमारा अ बैलेंस ऑफ पेमेंट डील्स विद बोथ इनविजिबल एंड विजिबल आइटम्स। द करंट अकाउंट इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, ऑल ऑफ द अबव। बताइए क्या लगता है आपको, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही बता रहा है? देखिए, यहाँ पर सिर्फ इनविजिबल आइटम्स की बात की जा रही है, इसलिए कट जाएगा, क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम विजिबल और इनविजिबल दोनों तरह के आइटम्स इंक्लूड करते हैं, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है विच वन इज नॉट फाइनेंस कंपनी? हायर परचेज, फाइनेंस कंपनी, इरडा, म्यूचुअल बेनिफिट फाइनेंस कंपनीज या फिर लोन कंपनीज। बताइए। क्या हो जाएगा? इरडा। यस, इरडा रेगुलेटरिंग अथॉरिटी है, ये कोई फाइनेंस किसी को प्रोवाइड नहीं करती। ठीक है, नेक्स्ट है द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया वाज नॉट entrusted with the functions of investor protection, ensuring fair practices by companies, promotion of efficient services by brokers या फिर improving the earning of equity holders। बताइए कौन सा फंक्शन नहीं होता इसका? सेबी का? देखिए, उनकी अर्निंग इम्प्रूव करने का काम इसका नहीं है, इसका काम है इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करना, फेयर डीलिंग करना, हेल्दी कंपटीशन करवाना, ये सब काम इसके होते हैं। ब्रोकर को प्रमोट करना, एफिशिएंट सर्विस प्रोवाइड करना, ये सब काम इसके प्रोवाइड करने होते हैं, लेकिन अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाना इसका काम नहीं होता। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ कंपनी? अ कंपनी कैन sue and can be sued, can be declared insolvent, has a separate legal entity, has a limited liability। बताइए। क्या लगता है आपको, जो कंपनी का फीचर नहीं है? जल्दी से आंसर करिए। देखिए, कैन बी डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट ये इसका फीचर नहीं है। कैन स्यू एंड कैन बी स्यूड हो सकता है, सेपरेट लीगल एंटिटी एंड लिमिटेड लाइबिलिटी, यानी जिसके जितने शेयर्स हैं सिर्फ उतने तक के लिए वो लाइबल है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है द कंपनी में सेल इट शेयर्स थ्रू।
स्टॉक एक्सचेंज, अंडरराइटर्स या फिर सेल्फ? क्या होगा? देखिए डी आंसर होगा, क्योंकि एक कंपनी अपने शेयर जो है स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करा के भी सेल कर सकती है, अंडरराइटर्स के थ्रू भी करा सकती है और सेल्फ भी कर सकती है। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट है लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर्स ऑफ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स, फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स, प्राइवेट एसेट्स ऑफ द शेयर्स या फिर कॉल्ड अप अमाउंट। बताइए। क्या लगता है आपको इसका आंसर? देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें एक शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी की पब्लिक लिमिटेड कंपनी के अंदर, तो सिर्फ वो तब तक लायबल होगा जितना कि उसको वहाँ पर कॉल्ड अप किया गया है राशि के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द स्टेटमेंट सेल्फ हेल्प एंड ईच फॉर ऑल इज बेसिकली रिलेटेड टू जॉइंट हिंदू फैमिली फर्म, कोऑपरेटिव एंटरप्राइज, पार्टनरशिप फर्म या फिर जॉइंट स्टॉक कंपनी? बताइए। देखिए 1 मिनट, ये वाला क्वेश्चन ठीक कर लीजिए। यहाँ पे पूछा गया है लायबिलिटी ऑफ अ शेयर होल्डर्स ऑफ अ पब्लिक लिमिटेड, सॉरी यहाँ पे जो पब्लिक लिमिटेड में जो शेयर होल्डर्स होंगे उनकी जो लायबिलिटी होती है वो हमारी पूछी थी कि उनकी लायबिलिटी कब तक होती है, तो उनकी लायबिलिटी जितनी फेस वैल्यू शेयर की है सिर्फ उतनी होगी, यानी कि जितने उन्होंने शेयर्स ले रखे हैं सिर्फ वहां तक उनकी लायबिलिटी होती है। उसके अलावा यानी कि अभी मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि जितने उनके शेयर्स होंगे सिर्फ उतने के लिए वो लायबल होता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी। तो आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। इसका बताइए सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या किसका होता है कॉन्सेप्ट? यस, ये कॉन्सेप्ट होगा कोऑपरेटिव एंटरप्राइजेस का, क्योंकि कोऑपरेटिव एंटरप्राइजेस बनाए इसी पर्पज से जाते हैं कि जितने मेंबर्स हैं वो खुद की और आपस में एक दूसरे की सहायता करें, इसी पर्पज से ये बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव स्टोर इज सेटअप बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज या फिर मेंबर्स? देखिए कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स जो होते हैं इनको रजिस्टर करने का अधिकार या इनको सेटअप करने का अधिकार सिर्फ रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी को होता है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे क्वेश्चंस। अब तक आपको जितनी भी हमने क्लासेस करी हैं उसमें अब तक किसी में भी आपको डाउट लगता है तो प्लीज़ बता दीजिए। हम इवनिंग की क्लास में डेली डाउट्स लेते हैं पहले, तो आपके डाउट्स भी हम कवर कर लेंगे। कोई और क्वेरी हो तो बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।